हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ ले सोशल साइंस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। तो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो इंडियंस थे वो कैसे रिवॉल्ट किए थे अगेंस्ट ब्रिटिश। तो 1857 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने बहुत सारे पॉलिसीज़, बहुत सारे लॉज को बनाए थे। तो इसका इम्पैक्ट नवाब्स में और किंग्स में क्या पड़ता है, पेजेंट्स में और सिपॉयज़। सिपॉयज़ मतलब सिपाही होता है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो जो नवाब्स थे और जो किंग्स थे उनके पावर को ब्रिटिश ने कम कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश अब खुद नवाब्स वो नबोब्स बनना शुरू हो गए थे, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में यही पढ़ा था। तो जो उनका पावर था नवाब का और जो किंग का, उनका पावर धीरे धीरे कम होने लगा था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो वहाँ पे मतलब जो नवाब का एरिया है या फिर किंग का एरिया है वहाँ पे एक रेजिडेंट को रखने लगे थे। वो ब्रिटिश का मेंबर था, वो रेजिडेंट वहाँ रहता था और वहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशंस होता था वो इंटरफेयर करता था नवाब्स और किंग्स के बीच में, और सारे इंफॉर्मेशंस को ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुँचाता था। तो इससे क्या होता था, जो भी पावर था किंग का, नवाब का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था, जो उनका फ्रीडम था वो ख़त्म हो चुका था। और हमने पढ़ा था सब्सिडरी अलायंस लगा दिए थे ब्रिटिश ने, जिससे कि ये आर्म फोर्स भी नहीं रख सकते थे, मतलब खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे, खुद का हथियार नहीं रख सकते थे। और जो इनकी रेवेन्यू, तो रेवेन्यू भी अब बोले कि नहीं, आप रेवेन्यू कलेक्ट मत करिए, हम कर लेंगे। ब्रिटिश ने ये भी इनसे राइट्स छीन लिए। और जो इनके टेरिटरीज़ है, बहुत सारे पॉलिसीज़ ला कर इनके टेरिटरीज़ को भी कब्जा कर लिए। कौन? ब्रिटिश। तो इसके वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश की वजह से नवाब और किंग का पावर बहुत कम हो गया। तो इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, तो और नाना साहेब कानपुर के राजा, तो ये पेशवा थे, राजा नहीं सॉरी। तो ये क्या किए, ये रेजिस्ट, मतलब कि ये ब्रिटिश को रोकना चाहे, ये ट्राई टू नेगोशिएट, मतलब ये बात करना चाहे ब्रिटिश से कि नहीं, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तो रानी लक्ष्मीबाई का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इनके जो अडॉप्ट सन थे, मतलब जिनको यो इनके खुद के नेचुरल इनका बेटा नहीं था, ये अडॉप्ट की थी अपने बेटा को। लेकिन एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके एक पॉलिसी लाया गया, जिसके तहत ये ब्रिटिश का कहना था कि अगर किसी का नेचुरल बेटा नहीं होगा तो उसका टेरिटरी को हम छीन लेंगे, वो हमारे कब्जे में आ जाएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश से बात करना चाहिए कि नहीं, ये सही नहीं है, आप मेरे अडॉप्ट सन को एक्सेप्ट कर लीजिए कि यही अब मेरे बाद राजा बनेगा। लेकिन जो ब्रिटिश है वो इनका बात नहीं मानते हैं। और नाना साहब कहते हैं कि आप मेरे फादर का पेंशन हमें दीजिए, इनके फादर बाजीराव। तो अपने फादर के पेंशन के बारे में बात करते हैं, तो लेकिन ब्रिटिश ने मना कर दिया कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि नहीं, हम कुछ भी नहीं देने वाले हैं आपको। तो इससे क्या हुआ, नवाब और किंग्स का पावर भी कम हो गया, उनके टेरिटरीज़ भी चला गया, तो इससे वो बहुत दुखी हो गए थे। तो अवध में क्या हुआ था, एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नहीं, हुआ था अवध में कि 1856 में यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस लगा दिया गया था। 1801 में यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस लगाकर ये कहा गया था कि यहाँ के जो नवाब हैं, नवाब वाजिद अली थे यहाँ के नवाब, वो अच्छे से चला नहीं रहे हैं अपने अवध को, मिसगवर्न कर रहे हैं, अच्छे से चला नहीं पा रहे, तो ये हमें दे दो आप। तो 1856 में ये इल्ज़ाम लगाकर नवाब को हटा दिया जाता है और अवध को एनेक्स कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मुगल्स में क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ा था उनके लॉज, उनके पॉलिसीज़ से। तो क्या हुआ, जो मुगल्स के जो कॉइन थे उसको, मतलब जो भी कंपनी है वो मुगल के कॉइन्स को बनना मतलब रोक दिए थे कि नहीं, अब मुगल के नाम पे, जो राजा के नाम पे कॉइन बनता है वो अब नहीं बनेगा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाहते थे कि अब हम मुगल पीरियड को एंड करेंगे, अब मुगल चलते नहीं रहेगा, ठीक है। तो गवर्नर जनरल डलहौज़ी थे, लॉर्ड डलहौज़ी, 1849 में क्या किए, ये अनाउंस किए कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी राजा थे मुगल्स के। तो मुग़ल के आखिरी राजा होने के तहत इनको क्या किया गया, इनको कहा गया कि इनके डेथ के बाद इनको रेड फोर्ट से हटा दिया जाएगा, इनको और इनके फैमिली को, जो भी इनका बेटा, इनके रिश्तेदार, इनके फैमिली मेम्बर्स को रेड फोर्ट से हटा दिया जाएगा और दूसरी जगह दे दिया जाएगा। क्यों क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि रेड फोर्ट की वजह से ही जो उनका बेटा राजा बन रहा है, उनका बेटा राजा बन रहा है, फिर वहाँ से रूल कर रहा है पूरे इंडिया को, तो क्या करते हैं, रेड फोर्ट से इनको हटा देते हैं। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, ये डिसाइड करते हैं कि बहादुर शाह जफ़र लास्ट रूलर होंगे मुग़ल के, इसके बाद कोई रूलर नहीं बनेगा, कोई किंग नहीं बनेगा, अब प्रिंस होंगे, मतलब राजा नहीं होगा, राजकुमार होगा। मतलब कि अब जो भी इनके हायर होंगे, नेचुरल हायर, जो इनका बेटा, जो भी इनका बेटा होगा, पोता होगा, अब कोई राजा नहीं बनेगा, अब वो प्रिंस कहलाएंगे, मुग़ल के किंग नहीं कहलाएंगे।
तो देख रहे हैं आप कि मुग़ल के भी पावर को रिड्यूस कर दिया गया, नवाब के पावर को रिड्यूस कर दिया गया, अवध के नवाब और भी बहुत सारे नवाब थे, उनके पावर को रिड्यूस कर दिया गया। फिर जो जो रानी लक्ष्मीबाई है, इनका भी बात नहीं माना गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक नहीं कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही थी अपने लॉज़ को इंट्रोड्यूस करके। अब हम पढ़ेंगे कि जो पेजेंट्स थे और जो सिपॉइज़ थे, सिपॉइज़ मतलब सिपाही, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये लॉज़ और ये पॉलिसीज़ से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज़ थे और लॉज़ थे, इनसे इनको क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो पेजेंट्स को ये इम्पैक्ट पड़ रहा था कि इनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। इनको टैक्स बहुत चुकाना पड़ता था ज़मींदार्स को, और ज़मींदार्स के भी पावर कम होने लगे थे, तो ज़मींदार्स इनको बहुत एक्सप्लॉइट करते थे कि आप टैक्स दीजिए वरना ठीक नहीं होगा पेजेंट्स को। और जो टैक्स होता था वो फिक्स कर दिया जाता था, और अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके साथ बहुत बुरा किया जाता था। तो अगर कोई पेजेंट्स अगर मतलब अगर कोई पेजेंट है वो अगर मतलब फ़ेल हो गया हो टैक्स को चुकाने में, तो उसके लैंड को ले लिया जाता था, या फिर अगर कोई ज़मींदार है उसको पे करना पड़ता था कंपनी को। तो अगर देखो ज़मींदार पेजेंट से रेवेन्यू लेते थे और कंपनी को पे करते थे, तो ज़मींदार्स मिडिल में आ गए, तो वो अगर पे नहीं कर पाए मतलब कंपनी को, तो उनके जो ज़मीन है, उनका जो भी एसेट है, उनके जो भी महल था, उसको सबको ले लिया जाता था। ये सारे पेजेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा था, और ज़मींदार्स को, और सिपॉइज़ मतलब सिपाही को क्या प्रॉब्लम हो रहा था। तो इनके जो पेमेंट था इनको बहुत कम दिया जा रहा था, इनके जो अलाउंसेस थे वो भी अच्छे से नहीं दिया जा रहा था, और इनका कंडीशन भी बहुत मतलब अच्छा नहीं था। तो ये ज़्यादा खुश नहीं थे, ये नाखुश थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और कुछ रूल्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। जैसे कि उनको फ़ोर्स किया जाता था कि वो सी को क्रॉस करेंगे, पर ऐसा हिंदू कल्चर में है कि वो अगर सी को क्रॉस कर देंगे, ओशंस को, समुद्र को, तो वो अपने धर्म को खो देंगे। तो ऐसा उन पे एक मतलब बिलीफ है हिंदू कल्चर में, तो ये नहीं चाहते थे। लेकिन 1824 में क्या हुआ, जितने भी सिपॉइज़ थे उनको कहा गया कि आप बर्मा मतलब अभी का म्यांमार तब नाम था बर्मा, तो सी को क्रॉस करके आप बर्मा जाइए, वहाँ पे हमें कुछ रिवॉल्ट मतलब लड़ना है, कुछ वार। और 1856 में एक लॉ पास कर देते हैं कि जितने भी सिपॉइज़ हैं उनको कंपल्सरी हो गया कि अब उनको जाना ही पड़ेगा, मतलब सी को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वो नहीं क्रॉस करेंगे तो उनको पनिश कर देंगे, या तो फिर उनको जेल में डाल देंगे, या फिर उनको मार दिया जाएगा। तो सिपॉइज़ बहुत नाराज़ हो गए थे कंपनी से कि ये हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। एक और प्रॉब्लम सिपॉइज़ को ये हो रहा था कि कंट्री साइड में उनके फैमिली थे बहुत सारे, तो वो पेजेंट्स ही होंगे पहले तो, एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा, सिर्फ एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था। तो उनको मतलब वो नाखुश थे कि जो मेरे फैमिली है कंट्री साइड विलेज में, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। इस वजह से सिपॉइज़ भी बाहर में है, वो आर्मी में है, सोल्जर्स वो बाहर है, उनके फैमिली को इतना कष्ट हो रहा है। तो सिपॉइज़ कहीं न कहीं इससे भी नाराज़ थे। तो हमने देखा कि नवाब का पावर कम हो गया, किंग का पावर, मुगल्स भी धीरे-धीरे डिस्ट्रॉयड हो गए, डिक्लाइन होने लगे, और पेजेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हाई टैक्स देना पड़ रहा था, और सिपॉइज़ को भी बहुत दिक्कत हो रहा था। इस वजह से क्या हुआ, जितने भी पॉलिसीज़ बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, सारे ही लोगों को अफ़ेक्ट कर रहा था। ओके, क्लियर? ना ब्रिटिश बहुत सारे रिफ़ॉर्म्स ला रहे थे इंडिया में, उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं इंडियंस वो हम पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश धीरे-धीरे बहुत सारे सोसाइटी में रिफ़ॉर्म्स लाने लगते हैं, बहुत सारे लॉज़ को पास करने लगते हैं। जैसे कि 1829 में उन्होंने, जो ब्रिटिश थे, वो सती प्रथा को अबॉलिश कर दिए थे। सती प्रथा क्या होता है देखिए, सती प्रथा मतलब होता है, पहले ये हिंदू कल्चर में एक मतलब कल्चर हुआ करता था कि अगर कोई मतलब कोई पत्नी है और उसके अगर हस्बैंड, अगर वाइफ़ का हस्बैंड है, वो अगर उसका डेथ हो जाता हो, तो उसको जब जलाया जाएगा, तो उसके साथ उसकी वाइफ़ को भी ज़िंदा, मतलब वो अपनी खुशी से भी जाके मतलब जल सकती है अपने हस्बैंड के साथ। प्रथा, सती प्रथा इसी को कहते हैं। या तो उसको फ़ोर्सफुली जलाया जाता था कि अपने पति के साथ तुम भी अपने पति के साथ ही, मतलब ये एक लव को शो करता है कि उसके पति के जाने के बाद वो अपने पति के साथ ही चली जाती है। तो ये एक प्रथा था, सती प्रथा, इसको अबॉलिश कर दिया गया, ब्रिटिश ने अबॉलिश कर दिया 1829 में कि ये सही नहीं है। फ़ोर्सफुली किसी को आप मतलब किसी को आप जला नहीं सकते, किसी को आप मतलब आग में डाल नहीं सकते। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट लाए 1856 में। इसमें ये था कि जो विडोज़ थी, मतलब जो विधवा औरत थी, वो भी दूसरा शादी कर सकती, ऐसा लॉज़ लाए 1856 में, ऐसा लॉ लाए। उसके बाद 1830 में वो लॉ लाए ब्रिटिश ने कि जितने मिशनरीज़ हैं, मिशनरी मतलब होता है जो बाहर से आए हुए हों, जो अपने स्कूल्स जो भी सेटअप करते हैं इंडिया में, तो
वो अपने फंक्शंस को अच्छे से कर सके। जितने मिशनरीज़ हैं उनको कोई भी मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो इंडिया में आके अपने स्कूल्स नहीं सेटअप कर सकते हैं, उनको फ्रीली स्कूल सेटअप करने की अलाउंस दे दिया गया। उसके बाद 1850 में न्यू लॉ लाया गया कि जो भी इंडिया में जो भी है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, जितने भी लोग हैं, वो अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो वो उसको ईज़ियर कर दिया गया 1850 के लॉ में, कि जो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना चाहता है वो ईज़िली कन्वर्ट हो सकता है। तो और ये ब्रिटिश एक कन्फेस करने लगे कि अगर कोई भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके जो भी एंसेस्टर का लैंड है उसको हम दे देंगे। तो लोग धीरे-धीरे कन्वर्ट भी होने लगे कोई-कोई, और कोई-कोई इसके अगेंस्ट भी थे कि जो ये रिफ़ॉर्म्स ला रहे हैं ब्रिटिश, ये हमारे कल्चर को कहीं न कहीं मतलब चोट पहुँचा रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इंडियंस थे वो ऐसा फ़ील कर रहे थे कि जो ब्रिटिश है वो इनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इनके कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं, इनके सोशल कस्टम्स को, इनके जो भी ट्रेडिशनल वे है, जैसे सती प्रथा, ये ट्रेडिशनली चलते आ रहा था, उसको ख़त्म कर दिया। विडो रीमैरेज नहीं था लेकिन ले आए। तो इनको कहीं न कहीं लग रहा था कि ये सारे चीज़ ठीक नहीं कर रहे थे ब्रिटिश, ये हमारे रिलीजन को ठेस पहुँचा रहे थे। तो एक टॉपिक है, ये आपकी एक मतलब सिलेबस में ही है पर वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल, मतलब लोग देखिए, तो हम पढ़ लिए कि सिपॉयज़ जितने लोग थे, नवाब्स, उनके लिए कि हाँ चलो क्या हुआ, लेकिन जो पीपल थे, वहाँ के जो लोग थे, उन मतलब वो कैसा सोच रहे थे ब्रिटिश रूल के टाइम पे, वो कैसा फील कर रहे थे। तो 2 स्टोरी है, एक है माझा प्रवास, एक बुक है जो विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है। ये अपने अंकल के साथ यज्ञ, एक मथुरा में यज्ञ था, उसको अटेंड करने के लिए जा रहे थे अपने अंकल के साथ। कौन? विष्णु भट्ट। तो कुछ सिपॉयज़ ने इनको रोक कर, सिपाही, सिपॉयज़ नहीं, सिपॉयज़ वो ब्रिटिश कहते थे लेकिन एग्ज़ैक्टली सिपाही है। कुछ सिपाही इनको रोक कर कहते हैं कि आप आगे मत जाओ, एक बड़ा-सा रिवॉल्ट होने वाला है, ऐसा कहते हैं इनको। तो ये बहुत डर जाते हैं कि क्या रिवॉल्ट होने वाला है। तो इनको कहते हैं कि आप वापस चले जाओ, आप आगे मत जाओ। ये एक है कि लोग ये सोचने लगे थे। उसके बाद एक और स्टोरी है, सूबेदार सीताराम पांडे। ये ये क्या है, ये 1812 में इनको बंगाल का सिपाही बना दिया गया। तो ये ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे। तो जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, 1857 में एक बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, अभी मैं आपको अच्छे से बताऊँगी आगे पूरे डिटेल में। तो ये अपने मतलब ये बहुत सपोर्ट करते थे ब्रिटिश को। देखिए, कोई है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, जैसे जो सिपॉयज़ थे वो अगेंस्ट थे, लेकिन कोई सपोर्ट करता था। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इनका बेटा जो मतलब ये सूबेदार सीताराम पांडे, ये एक इंडियन थे, इनका बेटा इनके अगेंस्ट था और ये इधर थे ब्रिटिश के साइड में। फिर भी ये अपना बेटा को देख रहे थे मरते हुए, लेकिन ये बहुत लॉयल थे ब्रिटिश के लिए, और ये 48 ईयर्स काम किए थे, ब्रिटिश को सर्व किए थे 1860 तक। तो कोई सपोर्ट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कोई अगेंस्ट थे। तो ये था थ्रू द आइज़ ऑफ पीपल। नाउ अब हम सेकंड टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, 1 मिनट। नाउ अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबिलियन। म्यूटनी क्या होता है? तो म्यूटनी मतलब होता है कि जब आर्मी होते हैं, जो भी सिपाही और सिपॉय, सोल्जर्स, अब कुछ भी कह लो, तो वो जब अपने गवर्नमेंट के मतलब जो भी ब्रिटिश थे उसके अगेंस्ट, या फिर कोई भी गवर्नमेंट है अपनी ऑनर, उसके अगेंस्ट अगर डिसओबे करने लगे, उनके रूल्स को नहीं मानने लगे, तो उस केस को कहते हैं म्यूटनी। और रेबिलियन मतलब होता है एक बड़ा सा रिवॉल्ट, मतलब कि जब सारे ही लोग अगेंस्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट के और बड़ा सा रिवॉल्ट होगा, उसे कहते हैं रेबिलियन। तो बहुत सारे लोग इस पे पार्टिसिपेट किए थे। सारे सारे लोगों को लग रहा था, जैसे कि पेजेंट्स, नवाब्स, किंग्स, सिपॉयज़ और कल्टीवेटर्स, और जितने भी सिविलियंस लोग थे, उनको लग रहा था कि उनका कॉमन एनिमी है, मतलब एक ही दुश्मन है कॉमन, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए कि ऐसे हम ब्रिटिश को यहाँ से हटाएंगे, और प्लानिंग करना शुरू कर दिए थे कि अब हम रेबिलियन लाएंगे, रिवॉल्ट लाएंगे और ब्रिटिश को हटा देंगे यहाँ से। तो सबसे पहले ये जो रेबिलियन है, मतलब ये जो रिवॉल्ट है, 1857 का, वो शुरू होता है नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया का। जैसे सबसे पहले होता है मेरठ में। अब इसको अच्छे से याद रखिएगा, मेरठ में। तो मेरठ में क्या होता है कि तो बहुत सारे लोग रेबिलियन पे उतर जाते हैं मेरठ में। क्यों? क्यों, देखिए। तो एक है बात कि जो ब्रिटिश है वो 100 इयर्स रूल, देखिए ये याद आप समझिएगा, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसने फर्स्ट टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया इंडिया का। तो यहाँ से लेकर 1857 मतलब 1 साल, और यहाँ पे एक बड़ा सा रिवोल्ट होता है। तो 1 साल, 100 साल मतलब 100 साल में
कोई भी रिवॉल्ट नहीं होता इतना बड़ा जितना बड़ा रिवॉल्ट होता है 1857 में। ये बहुत बड़ा रिवॉल्ट है। मतलब इसे हम कहा जाता है कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर था हमारे लिए, जो इंडिया में पहला हम ये फर्स्ट है जो हम इंडिपेंडेंट के लिए लड़े थे, आवाज़ उठाए थे। तो क्या हुआ, मेरठ में जो मंगल पांडे हैं उन वो क्या करते हैं, जो मंगल पांडे हैं वो अपने एक ऑफिसर, मतलब कि एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार देते हैं, क्योंकि जो मंगल पांडे ये एक सिपाही थे, मतलब सिपॉइज थे, और ये पहले हैं जो शहीद हुए थे इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो मंगल पांडे एक ऑफिसर को मार देते हैं और कहते हैं, मतलब क्योंकि ऑफिसर ने इनको कहा था कि आप कार्टिरेज को मतलब कि, तो एक कार्टिरेज आता था, एक कार्टरेज आता था। तो कार्ट्रिज मतलब होता है एक एक राइफल रिवॉल्ट, मतलब एक राइफल गोली की तरह, जिसमें काव और पिग का फैट से उसको बनाया गया था। देखिए, ये होता है कार्ट्रिज। तो इसमें क्या है, काव और पिग का फैट को कोट करके लगाया जाता है, और इसको यूज़ करने के लिए, मतलब ये एक गोली की तरह होता है। इसको यूज़ करने के लिए पहले आपको इसको मुंह में लेकर उसको मतलब हटाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा उसके ऊपर के छिलके को, उसके बाद ये यूज़ होगा। तो जो सिपॉइज़ थे मेरठ के वो इसको रिफ्यूज़ कर दिए थे कि इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो मंगल पांडे भी रिफ्यूज़ कर दिए थे कि नहीं, इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको इनको फ़ोर्स किया जा रहा था कि नहीं, आपको यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे, देखिए, जो कार्ट्रिज था उसमें काव और पिग, तो काव हिंदू कल्चर के लिए बहुत मतलब उनके लिए एक गॉड की तरह है, और पिग मुस्लिम के लिए अच्छा नहीं है। तो जो मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, वो यूनाइट हो गए थे अगेंस्ट दिस कार्टिरेज। तो कार्टिरेज के अगेंस्ट मंगल पांडे भी थे, इसीलिए इन्होंने बैरकपुर में एक ऑफिसर को मार दिया, जिसकी वजह से इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था 1857 में। तो बहुत सारे सिपॉइज मेरिट में रिफ्यूज़ कर दिए थे इस कार्टिरेज को यूज़ करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, 85,000 मतलब 85,000 लोग इसको रिफ्यूज़ कर दिए थे 9 मई को 1857 में कि नहीं, हम ये यूज़ नहीं करेंगे कार्ट्रिज। तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है 10 ईयर्स के लिए, जो भी इसको यूज़ करने से, एक कार्ट्रिज है जो एक राइफ़ल है, इनफील्ड राइफ़ल, उसको यूज़ करने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि इसमें काव और पिग का फैट रहता है। तो उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। तो 10 मई को क्या हुआ, सोल्जर, जितने भी सोल्जर्स थे जो रिफ्यूज़ कर दिए थे, जिनको वो क्या होता है, मार्च मतलब वो चले जाते हैं ग्रुप बनाकर मेरठ के जेल में, जहाँ पे इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे अटैक कर देते हैं, और जितने भी सिपाही को जेल में डाल दिया जाता है उनको रिलीज़ कर देते हैं, उनको छुड़ा कर एक वार डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश कि नहीं, अब कॉलोनियल रूल को ख़त्म करेंगे, ये अपना मनमानी कर रहा है ब्रिटिश कंपनी। और वो बिल्डिंग को और जितने प्रॉपर्टीज़ है थे, मतलब ब्रिटिश के जितने प्रॉपर्टीज़ थे उनकी बिल्डिंग को जला देते हैं और वो अटैक कर देते हैं, और जितने भी गन्स थे, जितने भी आर्म्स थे, उन सबको कैप्चर करके ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार कर डिक्लेयर कर देते कि अब हम ब्रिटिश कंपनी को हटाएंगे। जितने भी सिपॉइज थे वो करते हैं 10 मई 1857 में। और जितने भी सिपॉइज मेरठ से जाते हैं जेल में, और सारे सिपॉइज को जो जिनको जेल में डाल देते हैं कंपनी, जो मना कर देते हैं कि हम यूज़ नहीं करेंगे इस कार्ट्रिज को, वो क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि अब ब्रिटिश हमारा गवर्नमेंट नहीं है, अब मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र हमारे मतलब गवर्नमेंट है, जो हम ब्रिटिश अब हमारे लिए कुछ नहीं है। तो क्या होता है, मेरठ से वो 10 मई को दिल्ली जाते हैं, तो 11 मई हो जाता है। मतलब 10 मई को स्टार्ट होता है मेरठ में रिवॉल्ट, और वो जाते हैं दिल्ली 11 मई को। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली में भी रेबिलियन शुरू हो जाता है, रिवॉल्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी सिपॉज लोग को पता चल जाता है कि ये मतलब फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है ये न्यूज़ की जो इनफील्ड राइफल है, जो न्यू कार्ट्रिज है, उसमें काव और पिग का फैट है, तो सबको पता चल जाता है, जितने भी सिपॉज सोल्जर्स हैं, तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं इसको यूज़ करने से। तो ब्रिटिश ने बहुत सारे ऑफिसर्स को किल कर दिया, और उनके आर्म्स को, जितने भी उनके हथियार हैं उनको सीज़ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, रेड फोर्ट में जैसे ही वो दिल्ली जाते हैं, रेड फोर्ट के सामने जमा हो जाते हैं ग्रुप बनाकर। उसके बाद वो कहने लगते हैं कि जहाँ पे बादशाह रहते थे रेड फोर्ट में, ठीक है ना, बहादुर शाह जफ़र, वो कहने लगते हैं, बहादुर शाह जफ़र के जितने भी होते हैं लोग, उनको कहने लगते हैं कि हमें मिलना है बहादुर शाह जफ़र से, मुग़ल के किंग से। लेकिन क्योंकि जो मुग़ल के किंग थे वो मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको डर था ब्रिटिश से कि अगर मैं इनका साथ दूंगा तो ब्रिटिश मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो सोल्जर्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं उनको, बहुत मतलब रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाइए, अगर आप हमारे लीडर बन जाएंगे तो क्या होगा, हमें पावर मिल जाएगा कि हाँ, हम ब्रिटिश के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकें। तो क्या होता है, बहादुर शाह जफ़र को क्या किया जाता है, उनके फ़ोर्स किया जाता है कि आप हमारे लीडर बन जाइए।
तो बहादुर शाह ज़फ़र बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनका बहुत एज हो जाता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर नहीं मानूँगा तो सोल्जर्स तो मुझे ही नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो एक लेटर लिखते हैं सारे चीफ़ को, जितने भी देखिए एक छोटा-छोटा टेरिटरी था इंडिया में, सब में चीफ़ था एक सरदार, और जितने भी रूलर्स थे, नवाब्स थे, उनको एक लेटर भेजते हैं कि अब हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट फ़ाइट करना है। तो लोग मतलब अब थोड़ा लोगों के ऊपर एक मतलब पावर मिल जाता है, एक मतलब उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अब हम फाइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ मुगल के किंग हैं ना। उसके बाद क्या होता है, इससे क्या होता है, जैसे ही किंग ऑर्डर देते हैं इससे एक बहुत बड़ा ग्रेट इम्प्लीकेशन पड़ता है इंडिया में ब्रिटिश के टाइम पे। तो अच्छा आप ये सोचिएगा जो नवाब्स थे वो क्यों मतलब मुगल के किंग का बात सुने, ठीक है। तो वो क्योंकि देखिए ब्रिटिश ने बहुत सारे नवाब को हटा दिया था उनके पोजीशन से, तो इनको लग रहा था कि वापस बहादुर शाह जफ़र मतलब मुगल वापस राजा बहादुर शाह जफ़र वापस से पावर में आ जाएंगे, तो ब्रिटिश हट जाएगा तो हम भी पावर में आ जाएंगे। उनको ऐसा लगने लगा, उनको लगने लगा कि अब हम खुद वापस से अपने टेरिटरी में रूल करना शुरू कर देंगे। लेकिन ब्रिटिश कुछ और ही सोच रहे थे। ब्रिटिश जो कंपनी था उनको ऐसा नहीं लगा, तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि एक कार्ट्रिज की वजह से इतना बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो जैसे ही बहादुर शाह जफ़र ब्लेस्ड दिए, सपोर्ट दिए जो सिपॉइज़ थे उनको, वैसे रेबिलियन और ज़्यादा बढ़ गया, रिवॉल्ट और ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हो गए कि हाँ अब बहादुर शाह जफ़र इनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब हम रिवोल्ट करेंगे। सारे ही लोगों के अंदर करेज आ गया, एक होप आ गया कि अब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, और कॉन्फिडेंस तो बहुत आ गया कि जो बहादुर शाह जफ़र है वो हमारा सपोर्ट करेंगे, तो अब हम आराम से वॉर को मतलब जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर लड़ना है वो हम जीत सकते हैं। तो that is it for the first part. I hope the video is really helpful to you, and before leaving the video please hit the like button and subscribe my channel and share my videos with your friends. आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।